नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर 2 अध्याय 2 था हमारा संसाधन के रूप में लोगों कंप्लीट कर चुके थे और आज नए अध्याय के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। और नया अध्याय हमारे लिए बहुत ऐसे सवाल खड़े करता है जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी को उस सवाल ने प्रभावित कर रखा है और सवाल है कि हमारे देश में गरीबी क्यों है। ये गरीबी क्यों है और ये गरीबी कहां से आती है, ये गरीबी कैसे आती है और ये गरीबी कब तक उसको जकड़ के रखती है। और साहब, ये गरीबी इतनी बुरी होती है कि इंसान को फांसी का फंदे पर लटका देती है। आज उसी गरीबी के बारे में, उसी निर्धनता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। निर्धनता एक चुनौती है भारत के सामने और इस चुनौती से भारत समय समय के साथ किस तरह से उभरा है वो भी हम लोगों को देखना है। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3। और बस शुरू करने से पहले आपको ये 2 ही पंक्तियां कहनी है कि हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 3 निर्धनता। अब आता है निर्धनता। तो हम लोग किस आधार पर कहें कि भाई कोई गरीब है, ये गरीबी है क्या, किन आधारों पे हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये गरीब है या गरीब नहीं है। तो गरीबी होती क्या है, उस चीज को जानना और उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और गरीबी में लोगों की स्थिति कैसी होती है उस चीज को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। भूखमरी, लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है। लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, वो गरीब है। वो क्या है? गरीब है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला होगा या नहीं बताया तो आज सुन लो। इंसान के लिए सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है रकम। इंसान के लिए सबसे अगर कीमती कोई चीज है वो रकम है। अब रकम बोलोगे सर पैसा, हाँ भाई वो तो है, पर उसके अलावा रकम में देखो, रकम में क्या, रस है तो रोटी, कैसे कपड़ा और मस्त है मकान। तो ये क्या है? ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी, कपड़ा, मकान। ये जिसको मिल रहा है वो गरीब नहीं है। लोग कहते हैं सर मेरे पास है ना स्कूल जाने के लिए गाड़ी नहीं है, हम गरीब है। सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, सर हम गरीब है। अरे भाई, तुम दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत बुरी है मेरे दोस्तों। लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है और जिनके पास खाना नहीं है उसे क्या है? भूखमरी कहते हैं। मतलब जो भूख से मर रहे हैं वो गरीब है। आश्रय का ना होना मतलब घर, सर पर छत नहीं है, घर नहीं उनके पास रहने को, फुटपाथ पे सो जाते हैं। फिर कभी फुटपाथ पे पुलिस आती है, डंडे मारती भगा देती है, वो यहां से भग के दूसरी जगह जाके सो जाते हैं। तो आश्रय का ना होना। तो सबसे पहला पॉइंट तो निर्धनता का क्या है कि भाई भूखमरी का होना। आश्रय का मतलब घर का ना होना, मतलब क्या है? रकम ना होना। आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। अगर आपके पास रकम नहीं है मतलब आप गरीब हो, और रकम है ना तो धन्यवाद कर दो ऊपर वाले का कि हाँ आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। अब आप क्या हो? गरीब नहीं हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझो। बच्चों का विद्यालय न जा पाना। भाई आज क्या है, देखो बच्चों को विद्यालय 2 प्रकार से नहीं भेजा जा सकता। एक होता है आर्थिक पिछड़ापन, एक आर्थिक पिछड़ापन के कारण नहीं भेज सकते और एक सामाजिक पिछड़ापन के कारण। भाई एक होता है आर्थिक पिछड़ापन और एक होता है सामाजिक पिछड़ापन के कारण। आर्थिक पिछड़ापन जहां पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई माता पिता गरीब है, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, वो बच्चे को स्कूल कैसे भेजते? वो सोचते हैं मेरा बच्चा चाय की दुकान पे काम कर लेगा, 100-200 रुपए दिन के कमाएगा, घर में हाथ बढ़ाएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर उसको क्या है मैं सरकारी स्कूल में भी डाल दूं, 3-4 घंटे वहां जाके आएगा, क्या करेगा? गरीब है, गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा क्या कर लेगा? तो उनकी सोच है, वो ऐसी मानसिकता है, वो नहीं पढ़ा पाते उनके पास। और जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो क्या है? गरीब है। एक होता है सामाजिक पिछड़ापन, जैसे कि हम लोग देखते हैं भाई जाति के आधार पर हो गया। भाई दलित समाज के, पिछड़ी जातियों के लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो उनको पढ़ाने दिया ही नहीं जाता था। तो वो क्या था? सामाजिक पिछड़ापन था। उसमें उनको भेजा ही नहीं जाता था, भेजने ही नहीं दिया जाता था कि हाँ भाई। और जैसे कि बच्चियों को, लड़कियों को क्या है माता पिता अलाउड नहीं करते थे, तो वो भी क्या था? सामाजिक पिछड़ापन था। बहुत से लड़कियों के माता पिता अच्छे अमीर घर के होते थे पर वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि वो सामाजिक पिछड़ापन है कि नहीं बेटी बाहर जाएगी क्या पढ़ने, और है ऐसा है वैसा है, तो वो बात है। पर आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आर्थिक की बात करेंगे। तो बच्चों को विद्यालय न जा पाना 2 कारणों से हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। बीमारी के इलाज में असफल। अब बीमारी लग गई पर बीमारी के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पर फिर भी दोस्तों मैं कहता हूं भारत की सरकार ने बहुत कोशिश करी। हर राज्य की सरकारें कोशिश करती है कि गरीब तक क्या हो, इलाज पहुंच सके, गरीब तक क्या है, रोटी पहुंच सके, इलाज कपड़ा पहुंच सके, मकान की सुविधा हो सके, उनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा मिल सके। हमारी सरकारों ने बहुत कोशिश करी है, पर मैं बार बार मैं हमेशा कहता हूं कि हमने आजादी के इन 70-72 सालों में बहुत कुछ पाया है,
पर हमें बहुत कुछ पाना भी है। अब भी हमारा जो मुकाम है ना, जो सपना हमारे महापुरुषों ने सोचा था ना, उस सपने से हम अभी बहुत दूर है। हाँ, पर हमने उसे पूरा करने में बहुत कोशिश करी है और आगे वो कोशिशें जारी रहेंगी। तो लोगों के पास बीमारी के लिए पैसा नहीं रहता, तो वो बीमारी के इलाज में असफल हो जाते हैं। स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव। अब क्या होता है, ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, कभी इधर कभी उधर रहते हैं, तो वहां पे ना तो इनको क्या है स्वच्छ जल, ना तो कोई अच्छे जल की व्यवस्था होती है। ठीक है, कभी मिल जाता है, कहीं बहुत दूर दूर जाकर के पानी लेके आते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है इन लोगों के बीच में, और मेरा कंटेनर भरने दे, ठीक है, अरे मेरी बकेट भरने दे, मुझे ये काम पानी भरने दे, तो लड़ाइयाँ हो जाती है। तो इनका स्वच्छ जल भी नहीं, सफाई की तो व्यवस्था कहाँ से आएगी साहब, सफाई की व्यवस्था तो कहाँ से आएगी। और ये हमारे देश की विडंबना भी है कि हमारे देश में नेता ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, इन गरीबों की बस्तियों में जब वोट चाहिए ना, जब तो चले जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वा देंगे, आधार कार्ड में नाम जुड़वा देंगे, और जब इनको सच में जरूरत होती है ना कि हाँ भाई इनको अच्छा राशन मिल सके, अच्छा काम मिल सके, उस समय वो नेता गायब हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने तारीफ करी सरकारों की, हाँ भाई तारीफ भी करी है, बहुत काम भी करा है, पर अभी हम उस काम से दूर है ना, तो सुधार तो करना ही पड़ेगा ना भाई। मैं सच कह रहा हूं, बहुत से लोग हैं ना, क्या करते हैं, नेता जाते हैं, अजी अजी आप हमें वोट दे देना, आपकी बस्ती को अच्छा करवा देंगे, आपको यहाँ से झुग्गी झोपड़े हटा के बढ़िया मकान बनवा देंगे, आपके यहाँ बढ़िया पानी का कनेक्शन करवा देंगे, और फिर बाद में वही नेता क्या करता है, उस वहां से झुग्गी झोपड़े को हटाने का आदेश देता है और उन लोगों को बेघर कर देता है। उन लोगों के खाने का पता नहीं, बस क्यों, क्योंकि उनका वोट उन लोगों को चाहिए। तो ये हमारे देश के लिए विडंबना है दोस्तों। तो क्या होता है, न तो स्वच्छ जल मिलता है, न सफाई मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। और इस चित्र को देखो, इन दो मासूमों के चेहरों पर देखो किस प्रकार से गरीबी झलकती है। ये गरीबी का साइन है, ये गरीबी का चित्र है, पर फिर भी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान है। और ये चीज हमें क्या सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, और चेहरे पे हमेशा हमारे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। पर यह एक समाज के सामने सवाल है, और मैं पहले भी कहता हूं, सामाजिक विज्ञान हम समाज को बदलने के लिए पढ़ते हैं। आप सोचिएगा कि हम किस प्रकार से गरीबी को हटा सकते हैं, यह गरीबी किस प्रकार से एक वर्ग को कितना प्रभावित करती है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। आप अपने आप को रख के देखिएगा कि अगर आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है तो क्या स्थिति होती है, अगर आपको स्कूल ना भेजा जाए तो क्या स्थिति होती है, अगर आपको शिक्षा ना लेने दिया जाए तो क्या स्थिति होती है, अगर आप बीमार हो जाए और आपको इलाज के लिए तड़प तड़प के मर जाए तो क्या स्थिति होती है। सोचिएगा, ये समाज के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग आज भी गरीबी को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, और हटाया है तो कहां हमसे कमी रह गई है कि वो गरीबी आज भी हमें पकड़ के चल रही है। नोट, भारत में मोटे तौर पर 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते, मतलब इन्होंने दिया है एक लगभग आंकड़ा है 27 करोड़ का। ठीक है, 27 करोड़ लोग क्या है आज भी निर्धनता के अंदर जी रहे हैं। विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। देखो भाई, विश्व में से भारत में बहुत ज्यादा लोग निर्धन है भाई, भारत के अंदर बहुत ज्यादा निर्धन है। संकेंद्रण का होने का मतलब वहां पे क्या है, सेंट्रिक है भाई, ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो भारत में देखने को मिलेंगे। पर देखो ऐसी बात नहीं है कि भाई भारत है, अभी आज जब आपको मैं लेक्चर 2 लेक्चर 3 जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको कुछ कंट्रियों के नाम बताऊंगा जो उनकी स्थिति भारत से भी ज्यादा बहुत बुरी है, हमारी बहुत अच्छी है, पर फिर भी भारत में काफी लोग क्या है, गरीब है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ये कितनी दुख की बात है भाई, हर 4 में से 1 व्यक्ति क्या है, निर्धन है। हर 4 में से 1 व्यक्ति निर्धन है। आप 4 लोगों से मिलो, उनमें से 1 ना 1 व्यक्ति क्या होगा, निर्धन होगा। ये क्या है, ये निर्धनता है, ये गरीबी है भाई। हमारे देश की जो भी कुल आबादी है उनमें से हर चौथा आदमी क्या है, निर्धन है। हर 4 में से 1 आदमी क्या है, गरीब है। निर्धनता से बाहर निकलना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। मतलब जब से हम आजाद हुए हैं, 15 अगस्त 1947 से जब से हम आजाद हुए हैं, भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रही है कि हम लोग क्या कर सके, निर्धनता से, गरीबी से बाहर निकल सके। और अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों ने अलग अलग नाम से नीतियां चलाई है, पॉलिसियां चलाई है। ठीक है, चुनावों में कैंपेन चलाए हैं कि गरीबी को कैसे खत्म करना है, हम कर देंगे गरीबी को खत्म, परंतु दोस्तों वो कम हुई है पर खत्म अभी तक भी नहीं हुई है। तो आज तक हमारे पास क्या है, चुनौती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, पॉवर्टी इज अ चैलेंज, हमारे लिए चैलेंज है, और चैलेंज को हमें क्या है, पूरा करना ही पड़ेगा, उससे उभर करके बाहर जाना ही पड़ेगा। अब देखो निर्धनता के सूचक क्या है भाई, किन किन बातों से पता लगा है हमें ये निर्धन है या नहीं है। ये बात तो ठीक है भाई, किसी को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिल रही है तो भी गरीब है, वो पढ़ने नहीं जा पा रहा है तो गरीब है, ठीक है, उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है तो गरीब है। पर कुछ ऐसे
सूचक तो होने चाहिए, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स तो होने चाहिए जिनसे हम पता लगा ले कि हाँ भाई ये गरीब है या नहीं। किस आधार पर हम लोग कहें कि ये गरीब है या नहीं, तो हमें जो आधार है वो आधार अब जानना है। पहला, आय और उपभोग के स्तर। आय, आपकी इनकम कितनी, आपकी इनकम कितनी, भाई पर डे में आप कितना कमा लेते हो, एक इंसान के हिसाब से क्या उतना काफी है, तो इनकम कितनी है। दूसरा, उपभोग के स्तर, आपके खाने का क्या स्तर है, आप कितना कंजप्शन करते हो, आप कितना कंज्यूम करते हो, वो भी है। जैसे अगर किसी को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, वो गरीब है भाई। अब 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा तो गरीब है। जिसको 1 वक्त का खाना मिल रहा है वो थोड़ा कम गरीब है, और जिसको दोनों वक्त का खाना मिल रहा है उस पर भगवान की बढ़िया दया दृष्टि बनी हुई है, बढ़िया कृपा दृष्टि बनी हुई है। निरक्षरता स्तर, मतलब भाई पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है, कितने अशिक्षित हैं, कितने शिक्षित हैं, तो जो अशिक्षित हैं वो भी गरीबी की श्रेणी में ही है। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोध ही क्षमता की कमी। अब देखो, रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है। अभी कोरोना महामारी में आप सबने सुना होगा इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ भाई, ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में भी बात पढ़ी थी, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। तो रोग प्रतिरोधी या रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब हमारे रोगों से लड़ने की ताकत कितनी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी कितनी होती है। अब देखो, जिस इंसान को बढ़िया 2 वक्त का खाना मिल रहा है, उसके अलावा फल फ्रूट मिल रहे हैं, बढ़िया कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया स्कूल जाता है, लाइफ जी रहा है, ऐश कर रहा है, मजे कर रहा है ऊपर वाले की दया से, तो उसका तो क्या भाई हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, वो जिम में भी ज्वाइन कर लेगा और भी कर लेगा। पर बाकी जो गरीब इंसान है वो क्या करेगा, उसको 2 वक्त का खाना ही नहीं मिल रहा बेचारे, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कैसे होगी, वो विकसित कैसे होगी। तो ये क्या है, सवाल है। उसके कारण, कुपोषण के कारण ये परेशानी होती है। कुपोषण का मतलब क्या है भाई, आपको जो पोषण है, मतलब जो आपको खाना पीना है वो पूरा नहीं मिल रहा, उसमें कमी है, ठीक है, जो मिलना चाहिए उसमें कमी है। और उस कुपोषण के कारण क्या है, काफी बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारी कमजोर हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, भाई स्वास्थ्य सेवा की कमी तो आज जो गरीब होता है वो गरीब क्या है, हॉस्पिटलों तक नहीं पहुंच पाता है। मान लो सरकारी हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री भी है, वो वहां नहीं जाता है, डॉक्टर बोलेगा ये करो वो करो, ये वाला फॉर्म भर के दो, वो वाला फॉर्म भर के दो, और फिर भी पैसे लग जाते हैं, और फिर वो उनका बच्चा है या वो है, वो लोग मर जाते हैं। तो मतलब गरीबी बहुत बुरी स्थिति है। रोजगारों के अवसरों की कमी, रोजगार ही तो नहीं है भाई। अगर इनके पास काम होता तो इनके पास इनकम होती, इनकम होती तो अच्छा उपभोग का स्तर होता। अगर इनकम पे सब डिपेंडेंट है भाई, आर्थिक का मतलब ही पैसा है भाई। आर्थिक गरीबी किस आधार पर, आर्थिक आधार पर तो होती है, हैं? आर्थिक आधार पर तो, अब ये किस आधार, ये कैसे, आय पे तो डिपेंड करता है भाई। आपके पास अगर पैसा है तो आप फिर कैसे गरीब। अगर आज मेरे घर में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और मैं बोलूँ नहीं भैया मैं तो गरीब हूँ 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो सर फिर आप कैसे गरीब हो। आप उस 1 करोड़ को खर्च करो, बढ़िया दोनों टाइम खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो। तो आपके पास सब चीज जो डिपेंड करती हो, किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। और ये इनकम कब आएगी, जब आपके पास क्या होगा, रेगुलर आपको नियमित तौर पर रोजगार मिलता रहेगा, रोज आपको क्या है काम मिले, आपको उस पर पैसा मिले, तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छी इनकम मिल जाएगी, और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएगी। ये देखो, ये वापस से कुछ मासूमों की फोटो लगाई है। ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है, इस चित्र से लगाया है बच्चों के, कि आप लोग महसूस कर सको, आप इस चीज को महसूस करो कि लोग कितनी बुरी स्थिति में जी रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग कहते हैं ना हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तब ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए। और मैं आपको फिर भी बताता हूं, आप कभी झुग्गर झोपड़ी की तरफ जाकर के देखना, वो बच्चे जहां वहां रहते हैं ना, उनके चेहरे पे फिर भी मुस्कान रहती है। ये फोटो हो सकती है, रियल लाइफ देखिए मैंने, रियल लाइफ में भी आपको अभी झुग्गर झोपड़ियों की तरफ इधर जाना, मतलब जो बच्चे रहते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे कपड़े हो या ना हो, खाने पीने का पता नहीं है, पर फिर भी उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहती, खेलते रहेंगे, इधर से उधर भागते रहेंगे। मतलब उन्होंने भगवान को कह रखा है, भगवान कोई बात नहीं यार, जो दिया तूने सो दिया, पर तेरी जिंदगी है और तू तेरे हिसाब से जिया, पर मैं तो खुश रहूंगा। वो खुश रहना जानते। तो हमें पर महसूस करना चाहिए कब तक, और कब तक ये हमारे सामने सवाल है कि कब तक गरीबी हमारे देश में रहेगी, और ऐसे मासूमों के जीवन पे सवाल उठाती रहेगी कि भाई नहीं, आप लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको लिखने का अधिकार नहीं है, आपको अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार नहीं। ये हमारे सामने सवाल है, और ये सवाल अगर मैं आप लोगों के सामने नहीं उठाऊंगा तो फिर कहाँ उठाऊंगा, क्योंकि आप देश का भविष्य हो, आप देश का उज्जवल भविष्य। डॉक्टर कलाम कहते थे कि विद्यार्थी देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य। तो आप लोग देश का भविष्य, इन बातों पे सोचो, गहन मंथन करो, ठीक है। ये सिर्फ हमारे किताबी कोर्स नहीं है, हमें मार्क्स तो अच्छे लाने ही है, पर इसके साथ साथ क्या है, हमें डेवलप करना है, समाज को अच्छा विकसित बनाना है।
सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी, तो भाई आपको अच्छा पेयजल पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा, स्वच्छता साफ सफाई भी नहीं मिल रही है, तो ये भी कमी है। तो सारे सूचक वही हैं जो शुरुआत में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है निर्धनता रेखा। अब क्या है भैया, हमने डिसाइड कर लिया भाई आय होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। कितनी इनकम होनी चाहिए, इससे ऊपर है तो वो गरीब है, और इससे ऊपर है तो अमीर है, और इससे नीचे है तो गरीब है। भाई आपको एक रेखा का मतलब क्या होता है, लाइन। रेखा का मतलब क्या होता है, लाइन। ठीक है, अब लाइन, आपको एक लाइन खींचनी तो पड़ेगी ना भाई, इससे ऊपर वाला तो अमीर और इससे नीचे वाला गरीब। ठीक है, इससे ऊपर वाला तो अमीर और इससे नीचे वाला गरीब। आपने बहुत बार वो सुना होगा बीपीएल। बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है, निर्धनता रेखा। पॉवर्टी लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्धनता रेखा। तो आपने बहुत बार सुना होगा बीपीएल कार्ड है, भाई बीपीएल के लोग हैं, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो इनकम हम लोगों ने डिसाइड करी है, उस इनकम से ये लोग नीचे है, उनको वो इनकम नहीं मिल पा रही। इसीलिए सरकार इनको क्या है, 2 रुपए किलो में गेहूं भी देती है, 2 रुपए किलो में चावल भी देती है, खाने पीने का भी देती है। हमारी सरकारें काम बहुत कर रही है, पर अभी कमी बहुत है। तो जो इस लाइन से ऊपर है वो तो क्या कहलाएंगे, एपीएल। एपीएल का फुल फॉर्म होता है अबव पॉवर्टी लाइन। जो इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, जो इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और जो इससे नीचे आ जाएगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, बीपीएल हो जाएगा। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपयोग स्तरों पर आधारित है। तो मतलब आकलन करने का मतलब क्या है, मेजर करना। निर्धनता को, पॉवर्टी को मेजर करने का जो सबसे बेस्ट जो तरीका है, या सर्वमान्य, सब मानते हैं कि इस आधार पर हमें मानना चाहिए, तो वो एक तो है आय। क्या है, आय, इनकम। और दूसरा उपयोग स्तरों पर, भाई हम किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। भाई देखो, इनकम का भी होना, देखो एक तो क्या है इनकम, जैसे आज मान लो एक इंसान 200 रुपए दिन के कमा रहा है, पर उसके परिवार में 4 जन हैं। ठीक है, अब 4 जनों के लिए 200 रुपए तो बहुत कम है भाई, नहीं हो पाएगा। पर वो किन किन चीजों का उपयोग कर पा रहा है, भाई वो 200 रुपए कमा रहा है, पर उसके घर में बढ़िया टेलीविजन भी है, उसके घर में और भी अच्छे है, तो फिर तो वो ठीक है। और अगर उसके वो 200 रुपए कमा कर भी अपने घर का पालन पोषण भी सही से नहीं कर पा रहा, तो फिर तो हम उसे गरीब भी कहेंगे। तो आय तो होनी ही होनी चाहिए। आय अच्छी होगी तो आप अपना उपयोग स्तर बढ़ा लोगे, पर फिर भी क्या होता है, अगर आय है तो भी आपका उपयोग स्तर कभी कभार क्या होता है, कम होता है। तो दोनों को सरकार हमारे ध्यान में रखती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि अमेरिका और भारत जैसे देशों में किस प्रकार से गरीबी को नापा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग। व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। देखो अब क्या होता है, न्यूनतम स्तर, जो मिनिमम लेवल है ना, उससे गिर जाए। भाई मैंने आपको क्या बोला, हमारी क्या है, कुछ मूल आवश्यकता है, बेसिक जरूरत है, ये हमें मिलनी ही मिलनी चाहिए। रोटी, मुझे रोटी मिलनी चाहिए, क्योंकि रोटी मिलेगी तभी मेरे शरीर में जान आएगी, मैं कोई काम कर पाऊँ। तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और सर को ढकने के लिए छत चाहिए। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये मेरी क्या है, मूल आवश्यकता है। अब ऐसा मत पूछना सर पानी नहीं आता क्या, अरे तो भाई रोटी बनेगी तो उसमें पानी तो डलेगा ही डलेगा, सब्जी बनेगी तो पानी तो डलेगा, मकान बनाओगे तो भी पानी डलेगा। तो मतलब क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान ऐसी मूल आवश्यकता है जो आपको मिलनी चाहिए। उसके साथ आपको क्या, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, ये सब आपको मिलती है ना, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में, ये आपको ये मिल रही है तो ये बहुत अच्छी स्थिति में। ये सब अगर आपको मिल रहा है तो ये क्या है, मिनिमम लेवल है, न्यूनतम स्तर है, ये आपको मिल रहा है। और इससे ऊपर हो तो आप क्या हो जाओगे, अबव पॉवर्टी लाइन हो जाओगे, एपीएल हो जाओगे। और अगर इसके नीचे आ जाओगे तो आप बीपीएल आ जाओगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से नीचे और निर्धनता रेखा से ऊपर। तो एक आवश्यकता मूल आवश्यकताओं का होता है, उससे अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, बीपीएल कहलाएंगे। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तु है, अलग अलग जो वस्तु है, जो इंपॉर्टेंट वस्तु, मैंने बोला ना अभी कुछ आवश्यक वस्तु होती है। आवश्यक वस्तु है, जो जरूरी वस्तु है, वो हर कालों में, मतलब हर विभिन्न समय में, पहले के समय में कुछ थी, आज के समय में कुछ है। ठीक है, और हर देश में अलग अलग है। भिन्न मतलब डिफरेंट है, और हर देश में क्या है, अलग अलग है। मतलब क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें, जो आवश्यक वस्तु है, हमारे देश में कुछ है, अमेरिका में कुछ और है। ठीक है, प्राचीन समय में कुछ और थी और आज के समय में और कुछ है। भाई प्राचीन समय के में वो कुटिया होना जरूरी था, पर आज वैसी कुटिया, उसे हम लोग झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, ये झुग्गी झोपड़ी है। हाँ? समय बदल गया ना भाई, अब आज तो बढ़िया घर होना चाहिए, उसमें बढ़िया तो क्या हो भाई, बढ़िया अच्छा से कमरा हो, अच्छे रहने की व्यवस्था हो, किचन विचन हो, सब कुछ हो। तो समय के साथ भी क्या है, लोगों की जरूरतों को बदलती है, और वो जरूरत हम लोग समझते हैं, और हर समय में और हर देश की अलग होती है।
अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। मतलब समय के अनुसार और स्थान, आप किस देश की बात करो, किस जगह की बात करो, वहां पे निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है जिन आधार पर हम गरीबी रेखा मानते हैं उस आधार पर जापान भी माने, उस आधार पर अमेरिका भी माने, उस आधार पर ऑस्ट्रेलिया भी माने, ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। देखो प्रत्येक देश, हर देश क्या करता है, काल्पनिक रेखा। भाई काल्पनिक की तो सोची समझी तो रेखा, हाँ भाई इससे मतलब ये एक लाइन खींच दी, हाँ भाई हर इंसान जो दिन के 200 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है, उससे ऊपर वाला अमीर है और उसके नीचे वाला गरीब है। ये हमने काल्पनिक रेखा खींच दी, एक इमेजिनरी लाइन खींच दी कि हाँ भाई ठीक है, जो 200 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं है, उससे ज्यादा कमा रहा है वो अमीर, और उससे कम कमा रहा है वो गरीब आ जाएगा। तो काल्पनिक रेखा का हमने प्रयोग करा, क्यों करा, जिससे विकास, हम डेवलपमेंट कर सके किसी इंसान का, उसका विकास माप सके कि वो विकास हो रहा है या नहीं, और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों, और जो उसका सामाजिक, उसको जो कम से कम जो सामाजिक उसकी इज्जत है, मान सम्मान है, वो उसको मिलना चाहिए, वर्तमान स्तर के अनुरूप मापा जाता है। और क्या देखो समय के साथ गरीबी रेखा को बदला जाता है। भाई अगर भाई 2000 में, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, अगर 2000 में 200 रुपए थी तो भाई 2021 में 500 रुपए करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि भाई खर्चे भी तो बढ़े महंगाई भी तो बढ़ी है। अब आप ये थोड़ी बोलोगे हाँ भाई 1950 में मैं 200 रुपये कमाता रहा, यार 1950 में तो 200 रुपये बहुत होते थे, पर 2020 में 200 रुपये बहुत है क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई, एक दिन के 200 रुपये में कुछ नहीं होता। ठीक है, दूध, चावल, गेहूं ही आ जाता है, क्या होगा उससे? 200 रुपये कम है तो समय के साथ में बदलना भी पड़ता है। उदाहरण के लिए देखो, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अभी भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। देखो अब क्या है भाई, मतलब अमेरिका में तो वो गरीब है जिसके पास गाड़ी नहीं। अरे वाह वाह, क्या धन्य देश है, मतलब जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गरीब है। और हमारे यहाँ पे क्या है, गाड़ी जिसके पास है भाई, अरे 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 भैया के पास गाड़ी है, अरे अमीर आदमी, अरे 4 पहिए वाली गाड़ी है, देखो 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 गाड़ी। मतलब क्या है, हमारे देश की निर्धनता का रेखा आकलन और अमेरिका का निर्धनता आकलन दोनों डिफरेंस। वहां गाड़ी नहीं होना गरीबी का साइन है और हमारे पास गाड़ी होना अमीरी का साइन है। अरे भैया के पास गाड़ी, अरे यार, अब चाहे कोई सी हो, उसमें 3 आदमी बैठो, 4 आदमी बैठो, कितने बैठो, और भैया के पास 4 व्हीलर गाड़ी। और हमारे भी समय के साथ आप बदलाव को देखना, एक समय ऐसा था जब किसी के पास रेडियो होता था ना, उसे अमीर समझा जाता था। अरे यार रेडियो, अरे भैया बहुत बढ़िया। किसी के पास साइकिल है, अरे यार भैया ने साइकिल खरीद ली, अरे भैया मिठाई दे, पार्टी वार्टी दे यार। साइकिल खरीदना बहुत बड़ी बात थी। और आज ये स्थिति है, साइकिल तो नगर निगम प्रोवाइड कराता, चलाओ भाई चलाओ। अब देश कह रहा है कि साइकिल चलाओ, पर कोई चलाता ही नहीं। पर उस उम्र साइकिल ले ली भैया ने, बहुत बड़ी बात होती थी। फिर मोटर, फिर वो स्कूटर का टाइम आया, ढूंढ 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 करने वाला स्कूटर का टाइम आया, वो उसका भी बहुत बड़ा दौर चला। फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल आई, अब स्कूटी और अब कार। समय के साथ हम लोगों ने क्या करा है, निर्धनता रेखा का मापदंड बदल दिया, आकलन करने का तरीका ही बदल दिया। तो भाई क्या है, इसी प्रकार से अमेरिका में गाड़ी ना होना गरीबी का साइन और भारत में गाड़ी होना विलासिता का मतलब है। भाई बहुत बड़ी बात है कि आपके पास गाड़ी है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए, देखो अब क्या है, भारत में निर्धनता रेखा का जब आकलन करते हैं, एक तो आय तो है ही, उसके अलावा उपभोग स्तर को भी हम लोग देखते हैं। तो जीवन निर्वाह, जो हमारा जीवन है उसको जीने के लिए, कंटिन्यूसली चलाने के लिए, निर्वाह करना, कंटिन्यूसली चलाने के लिए हम खाद्य आवश्यकता भी देखते हैं। भाई उसको कितना खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको रोज खाना मिलता है या नहीं मिलता, उसको इतने दिन में इतने मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, वो देखते हैं। कपड़ों, मतलब उनके पास कपड़े हैं या नहीं है, उनके पास जूते हैं या नहीं है, ईंधन और प्रकाश, मतलब उनके पास लाइट की इनकी सुविधा है या नहीं है, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। भाई उनको शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, चिकित्सा मिल रही है या नहीं मिल रही। क्यों भाई शिक्षा चिकित्सा क्यों आवश्यक है? क्योंकि भाई ये लोग पढ़ेंगे नहीं, ये लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इनका विकास नहीं होगा। और इनका विकास नहीं होगा तो हमारे जो देश में है, फिर ये लोग देश का विकास कैसे करेंगे? भाई हमारे लिए हर इंसान इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या कहा था, संसाधन के रूप में लोग जब पढ़ाया, आप शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्चा करोगे ना, तो हर इंसान क्या है, दायित्व से परिसंपत्ति बनेगा, दायित्व से आपके लिए पूंजी बन जाएगा। तो यहां तो खर्चा करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। मतलब वहां पर अमेरिका में तो कह रहे हैं भाई गाड़ी है तो आप अमीर हो, मस्त रहो, और नहीं है तो गरीब। और हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, कपड़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जूता मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्रकाश मिल रहा है नहीं मिल रहा, शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये सब कुछ देख करके हम लोग क्या करते हैं, गरीबी का पता लगाते हैं। इन भौतिक मात्राओं को, भौतिक फिजिकल चीजें, ये सारी फिजिकल ही तो है भाई, ये हमें चाहिए, महसूस करने से कुछ नहीं होगा।
भाई ज्ञान मत बांटो। पेट है ना ज्ञान से नहीं बढ़ता है, पेट पैसों से बढ़ता है, खाने से बढ़ता है। ये सारी फिजिकल चीजें मुझे चाहिए, खाना मुझे चाहिए, कपड़े मुझे चाहिए, जूते मुझे चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, भौतिक मात्रा, ये जितनी भौतिक चीजें हैं को रुपए में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। अब क्या होता है, देखो हम ये मान के चलते हैं, जैसे मान लो कि ये सारी चीजें क्या है, 1000 रुपए की होंगी, ये सारी चीजें एक बार अंदाजा लगा के चलो, तो एक इंसान क्या 1000 रुपए अगर दिन के कमा रहा है तो वो इन चीजों को पालेगा, और इन चीजों को पालेगा तो वो मतलब गरीब नहीं कहलाएगा। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। अब कैलोरी क्या भाई, हम लोग कितना खाना लेते हैं, ठीक है, इतनी कैलोरी है, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी इतनी कैलोरी बर्न हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो कैलोरी क्या है, हमारा जो खाते हैं हम उसकी कितनी क्वांटिटी है उसे क्या है। तो खाद्य वस्तु हमारे खाने की चीजें, और ये सारी जो है आप खाने की चीजों के नाम आपने सुने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। देखो अब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, अगर वहां पर हर इंसान को 2400 कैलोरी मिल रहा है, 2400 कैलोरी मिल रहा है एक दिन का एक व्यक्ति को, मतलब देखो मेरी बात मानो, मेरी बात सुनना मेरे विद्यार्थियों, कि एक परिवार में क्या है, 5 जने रहते हैं। एक परिवार में कितने हैं, 5 जने रहते हैं। अब 5 जने रहते हैं, ग्रामीण परिवार है, और इसको आप 2400 से गुणा कर दो। आप इसको 2400 से गुणा कर दो, तो 2400 से जब आप इसे गुणा कर दोगे तो इसका आंसर आएगा 12000। इसका आंसर आएगा 12000। मतलब 12000 कैलोरी उस परिवार को अगर मिल रही है तो वो परिवार गरीब नहीं है, तो वो परिवार क्या है, गरीब नहीं। ऐसे ही क्या है नगरीय क्षेत्रों में, शहरों में 2100 ही कर रखा है। अब मान लो यहाँ पे 10 जने हैं तो भाई 21000 कैलोरी अगर आपके परिवार को मिल रही है तो आप गरीब नहीं कहलाओगे। अब आप पूछोगे सर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और नगरीय क्षेत्र में 2100 क्यों? तो बेटा तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो काम मेहनत मजदूरी का ज्यादा करते हैं, कृषि का काम ज्यादा करते हैं, खेती बाड़ी का काम ज्यादा करते हैं, वहां पर मेहनत ज्यादा होती है, तो ज्यादा मेहनत होती है तो ज्यादा खाने को चाहिए, ठीक है। और नगरीय क्षेत्र वाले क्या करते हैं, सिटिंग जॉब ज्यादा करते हैं, भाई एक जगह ऑफिस में जाकर बैठ जाएंगे और काम कर लेंगे, तो उनको खाने पीने की जरूरत है पर कम है, कम में भी क्या है काम चल जाएगा। 2100 कैलोरी वहां जरूरत होती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। देखो अब ये जितना भी हमने बोला भाई ये अनाज मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय, मौद्रिक मतलब जो आपकी ये है मुद्रा जो करेंसी होती है, नोट है, सिक्के हैं, जो मतलब आपका जो देश की करेंसी, हमारे देश की करेंसी रुपया है, तो उस रुपये में जो आप खर्चा करते हो प्रति व्यक्ति, उसको हम लोग क्या करते हैं कीमतों में, प्रति व्यक्ति में कितना खर्चा हो रहा है वो कीमतों में वृद्धि को, मतलब भाई हर चीज भी बढ़ रही है ना समय के साथ। भाई पहले जो दूध की थैली थी 5 रुपए की आती थी, आज 22 रुपए की आती है, आज 44 रुपए की आती है, 40 रुपए की आती है, तो समय के साथ वृद्धि हो रही है, कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। इन सबको बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित कर देते हैं। संशोधित का मतलब क्या, बदलाव करते थे। मैंने आपको बोला था भाई अगर कोई इंसान ये बोले 1950 में ये बात बोले यार मैं तो दिन के 200 रुपए कमाता हूँ, बहुत बड़ी बात, पर आज कोई बोले यार मैं दिन के 200 रुपए कमाता हूँ, बहुत कम बात है। समय समय के साथ बदलाव आता है, ये चीज मैंने आपको बहुत अभी बीच में समझाई, जैसे रेडियो का उदाहरण देकर के, साइकिल का, इन सब का। अब देखो ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया था। देखो अब अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई इंसान 816 रुपए प्रति महीना कमा रहा है तो वह गरीब नहीं रहेगा, और नगरीय क्षेत्रों में कोई 1000 रुपए कमा रहा है तो वो भी गरीब नहीं रहेगा। अब आप पूछोगे सर ग्रामीण क्षेत्रों में 816 क्यों, इतना कम क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है भाई ग्रामीण क्षेत्रों में खर्चा कम होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किराए पे कमरा लेना सस्ता पड़ता है, ठीक है, और खर्चे होते हैं वो सस्ते होते हैं, पर शहरी क्षेत्रों में तो खर्चे ज्यादा होते हैं। खर्चे तो रहेंगे क्योंकि आपको कहीं जाना है तो भाई पैसा दो, आपके पास गाड़ी है तो पैसा दो, कुछ भी करो आपको पैसा वहां शहरों में ज्यादा लगता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराया जाता है। अब मतलब ये सर्वेक्षण कौन करा रहा है, ये सर्वे कौन करवा रहा है कि भाई कौन गरीब और कौन अमीर, ये सर्वेक्षण कौन कराता है? ये करवाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इंग्लिश में से कहता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। विकासशील
देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1.9 2011 पीपीपी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। भाई हमारे देश की तो जो जिम्मेदारी हमने एनएसएसओ को दे दी, पर पूरे सब भाई, अब भारत ज्यादा गरीब है या नाइजीरिया ज्यादा गरीब है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा गरीब है या अमेरिका ज्यादा गरीब है, जो कंपैरिजन करने के लिए हमें पूरे दुनिया पे एक ग्लोबल लेवल पे भी तो निर्धनता रेखा होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? विश्व बैंक के पास। किसके पास है? वर्ल्ड बैंक के पास है। विश्व बैंक के पास इसकी क्या है? जिम्मेदारी है। अब इस विश्व बैंक के पास जो जिम्मेदारी है, उसने क्या करा है? उसने बोला है कि भाई $1.9 के में बोला है जो भी इंसान $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, हर इंसान एक दिन में $1.9 रुपए कमाता, मतलब भारत के अनुसार इसमें 90 रुपए का अनुसार आ जाएगा, 90 रुपए के अराउंड आ जाएगा, 90 या 100 रुपए के, क्योंकि $1 में हमारे पास होता है 72 रुपया होता है, 72-76 का चल रहा है, तो $1 के साथ 100 के अराउंड हम लोग आ जाते हैं। 100 के आसपास में क्या होगा भारत में? अगर एक जना कमा रहा है तो गरीब नहीं है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। 2011 पीपीपी। अब ये पीपीपी क्या होती है? इसे इंग्लिश में कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब आपकी किसी चीज को खरीदने की कितनी क्षमता है, आपको कितनी क्षमता है खरीदने की। अब खरीदने की क्षमता किससे पता चलेगी? जब आपकी इनकम होगी। भाई आपकी इनकम अच्छी है तो आप कोई भी चीज खरीद लोगे, और इनकम कम है तो आप कोई भी चीज नहीं खरीद पाओगे। तो अगर आपकी $1.9 है तो उन्होंने अच्छी स्थिति बताई है। समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर, मतलब एक न्यूनतम क्या उपलब्ध उनके पास होना चाहिए, वो बात उन्होंने बोली। तो ये तो क्या था हमारा भाई पूरा चैप्टर था। अब इस जो चैप्टर नहीं, आज का पूरा वीडियो लेक्चर था, अब इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो देख लो। निर्धनता के सूचक कौन कौन से? भाई कौन कौन से ऐसे इंडेक्स है, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर है जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि आदमी निर्धन है या नहीं है। देखो हम सब ने पढ़ लिया ये बात, मैं समझाऊंगा नहीं, बस आपको देख लेना है। आय और उपभोग के स्तर पे, निरक्षरता स्तर पे, कुपोषण के कारण रोग प्रति क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी, ये सब जो है क्या है? दिखाते हैं कि वो इंसान गरीब है। दूसरा सवाल, निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए। निर्धनता रेखा क्या होती है उसे समझाइए, ये बात कहना चाहता हूं। तो यह मैंने अभी पढ़ा है, व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों में विभिन्न देशों में भिन्न है, हमने अभी समझा है। तीसरा सवाल है हमारा, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब भारत में कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन गरीब है कौन नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाता है ये देखो। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है, ठीक है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों में गुणा कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया था। तो ये क्या है? भारत का तरीका है मापने का। और इसी के साथ आपको धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। और बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। और अब आगे के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से निर्धनता में भारत में गिरावट आई है, कौन से समूह, सामाजिक समूह में आपको ज़्यादा निर्धनता, गरीबी देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा कौन से देश गरीब है और कहाँ पे सुधार हुआ है, कैसा हुआ है, हमारे भारत में कितना सुधार हुआ है, सब ये बात हम लोग जानेंगे। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और आपके अपने परिवार लाने शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।